नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष कहानी लेकर अपने पिटारे में। आशा करती हूँ आप मेरी कहानियाँ ज़रूर सुनते होंगे और उसका लाभ भी उठाते होंगे और अमल भी करते होंगे। चलिए, आज मैं आपको एक रूबरू कराती हूँ आदरणीय गोविंद शर्मा जी की लिखी किताब खाली चम्मच। बहुत सुंदर लघु कथाएं हैं इसमें दोस्तों। इतना साहित्य हमारा अनमोल है और आपने उसे दबा क्यों रखा है। मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ ये सोचकर। उठाइए किताबें, ढूंढिए ये जीवन मूल्य जो आपके लिए विद्वजनों ने लिखे हैं। इन्हें व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये आपके लिए हैं, ये सौगात है उनकी तरफ से आपके लिए। ये जीवन मूल्य हैं। हमने बहुत कुछ व्यर्थ गवा दिया है। सिर्फ संपत्ति कमा रहे हैं हम। जीवन मूल्य और रिश्ते तभी तो पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमने इनको दबा के रख दिया है। उठाइए, खोजिए और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ये मेरा विश्वास है। शुरुआत तो कीजिए। चलिए आपको सुनाती हूँ एक लघु कथा। बहुत सुंदर है और बहुत गहरा इसमें भाव छिपा है, सच्चाई छिपी है। सुनिए और समझिए। उस देश की बात है, एक ड्राइंग रूम में कुछ लोग चाय पी रहे थे और गुलाब जामुन खा रहे थे। सभी गुलाब जामुनों की तारीफ कर रहे थे। एक ने तो पूछ ही लिया, भाभी जी, इतने स्वाद वाले गुलाब जामुन आपने बनाए कैसे? भाभी जी ने गर्व से कहा, पहले मैंने मैदा और मावा के गोले बनाए, कुछ और भी किया, फिर भूल से इन्हें घी में तलने से पहले गरम चाशनी में डाल दिया। वह अजीब सी चीज बन गई। अब गलती हो गई तो चीज तो व्यर्थ होगी, गलत ही बनेगी। गलती होगी तो उसका परिणाम भी तो गलत होगा ना, सही तो नहीं होगा। तो उनसे गलती हो गई तो चीज क्या, गुलाब जामुन की जगह गलत चीज बन गई। मैंने उसे किचन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो गलत चीज कोई खाएगा थोड़ी, फेंक दी और भोंदू मल हलवाई के यहाँ से ये गुलाब जामुन मंगवा लिए। मैंने नहीं बनाए, भोंदूलाल हलवाई के गुलाब जामुन है। कुछ हंसने लगे, कुछ वाह वाह करने लगे कि वाह बहुत अच्छा किया जी, नहीं बने तो हलवाई से मंगवा लो। बस एक आश्चर्य से भाभी जी को ही देखता रहा। फिर बोला, वाह, आपने गुलाब जामुन बनाने की है हमारी विज्ञान प्रयोगशालाओं की विधि कहाँ से सीखी? यही तो होता है विज्ञान प्रयोगशाला में। कितने तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, फिर वो व्यर्थ चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं। कितने उस पर करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, उनका किसी को हिसाब नहीं देना पड़ता। पर गरीब के घर 2 मुट्ठी आटा ज़्यादा चला जाए ना, उसका हिसाब यहाँ टीवी पर भी दिखाया जाता है, क्यों चला गया। नेताओं के या प्रयोगशालाओं में गलत प्रयोजन हो जाए, उसका हिसाब ना तो कोई पूछ सकता है ना कोई मांग सकता है। ये है हमारा समाज। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में गुलाब जामुन बनते हैं, हाँ, इसी तरह पर। पहले हम वर्षों तक अनुसंधान करते हैं, खूब खर्च करते हैं, फिर एक दिन उस सबको बंद कर वह टेक्निक विदेशों में से खरीद ले। पहले तो प्रयोजन करेंगे जी, अनुसंधान करेंगे इतने, फिर वही टेक्निक हम विदेशों से मंगवाते, नहीं हो पाया जी। और उस तकनीक से बने सामान का अपने देश की भाषा में नामकरण कर देशी बना लेते हैं। ये थी लघु कथा तकनीक। यही हो रहा है, लोकतंत्र है ये। सोचिए, लोकतंत्र है। हाँ जी, अगली लघु कथा है, वो भी बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, उसका शीर्षक है संपत्ति दान। क्या संपत्ति ही दान होती है सिर्फ? दान तो परोपकार भी दान गिना जाता है। किसी के लिए अच्छे भाव रखना वो भी दान ही है। आजकल वही तो कम है लोगों में। संपत्ति देकर टीवी में आना तो सब कोई चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनना, दान देते हुए 4 फोटोएं खिंचवा लेना, वो तो आम सी बात हो गई है। पर मजा तो तब है किसी को अपनी भावनाएं दान दो, किसी के लिए अपने अच्छे भाव रखो। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा ना, उसको अस्पताल पहुंचाने की बजाय ना हम वीडियो बनाते हैं खड़े होकर। ये है हम, ये हम ही हैं। संपत्ति दान। चलिए, मैं तो बहुत बोलती जाऊंगी, पर चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक वृद्ध बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से आ रहा है और बुरी तरह थक गया है। एक कार वाले को उस पर रहम आ गया। अपनी कार उसके पास रोकी और रौब से बोला, तुमसे चला नहीं जा रहा, मेरी कार में बैठ जाओ, एहसान जता रहा है। अपने धूल भरे पैर सीट पर मत रख देना, पर इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। वृद्ध कार में बैठ गया। क्या करता, थक गया था। एहसान भी लेना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी होती है। कुछ दूर जाने पर वृद्ध ने उतरने के लिए कार को रुकवाया। कार रुकी। वृद्ध उतरते वक्त लड़खड़ा गया और गिरने को हुआ था कि पास से गुजर रहे एक साधारण से व्यक्ति ने उन्हें पकड़कर संभाल लिया, गिरने नहीं दिया। अपने दोनों हाथों में उठाकर उसे सड़क किनारे के पत्थर पर बैठा दिया। ये है परोपकार, ये है दया के भाव। पत्थर पर बैठते ही वृद्ध ने उस साधारण व्यक्ति के लिए धन्यवाद, आभार, आशीर्वचनों की झड़ी लगा दी। जब हमें कोई दर्द से राहत दिलाता है, सच में हमारे अंदर से भी उसके लिए कितने आशीष निकलते हैं, कितनी दुआएं निकलती हैं। इन दुआओं का बहुत मोल है। हम वही तो कमा नहीं पा रहे, तभी तो अस्पताल भरे पड़े हैं हमारे। हम पैसा कमा रहे हैं तो वो खर्च करने हम अस्पतालों में जाते हैं। अगर दुआएं कमाई होती ना, तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिएगा। यह देखकर कार वाले को बड़ी हैरानी हुई। अब उसने एहसान किया था कार में बिठाकर, अब उसको भी तो प्रशंसा चाहिए थी भाई। अब उसको कैसे अच्छा लगेगा कि कार में बिठा के मैं लाया और जरा सा उसने संभाल लिया, तो उसको इतनी उसका आभार व्यक्त कर रहा है ये बूढ़ा व्यक्ति। तो उसने अब देखिए क्या भाव जताए हैं। कुछ नाराजगी भी हुई। बोला, मैं इतनी कीमती कार में बिठा कर लाया, मेरा एहसान बिल्कुल नहीं माना, और उस साधारण आदमी को इतने धन्यवाद। वृद्ध ने पूछा, तुमने मेरे लिए कार रोकी, यहां तक लेकर आए, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? तुमने मुझे क्या दे दिया? नुकसान दे दिया? अरे मेरे पास इतनी संपत्ति है कि ऐसी 10 कारें भी किसी को दे दूं। ये देखिए अहम बोल रहा है उसका, तो वह शून्य के बराबर होंगी। मैं भी यही समझा हूं। साधारण व्यक्ति ने उसको यही जवाब देते हुआ कि जितने एहसान से तूने मुझे बिठाया था, तो यही तो भाव है जो तूने मुझे दिए, मैं वो लौटा रहा हूं। उस साधारण आदमी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि मुझे किसी गधे, घोड़े या रिक्शे पर बैठाकर कहीं ले जा सके। फिर भी उसने अपनी सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दी। उसकी संपत्ति, उसके 2 हाथ और प्यार भरा दिल है, ये उसकी संपत्ति है, जिन्हें वे बिना तरस खाए अनजान की मदद के लिए सौंप देता है। यही तो उसकी संपत्ति है असली। ये 2 हाथ, ये प्यार भरा दिल, यही उसकी संपत्ति है साधारण व्यक्ति की। इसलिए उसके बाद वहां कार के स्टार्ट होकर दूर जाने की ध्वनि ही सिर्फ सुनाई दी। जब वृद्ध ने सिर्फ उसको इतना समझा दिया कि तेरी संपत्ति तेरी है, वो तेरा अहम है, वो किसी को बचा नहीं पा रहा, एहसान जता रहा है,
पर उस साधारण व्यक्ति के पास जो संपत्ति थी, 2 हाथ और एक प्यार भरा दिल, उसने मुझे आज चोट लगने से बचाया, उसने अपना वहां धर्म निभाया। तो असली संपत्ति तो यही है। ये सुनते तो वो निशब्द होना ही था, बस बिना कुछ बोले। फिर तो कार चलने की आवाज आई। तो दोस्तों, सच में असली संपत्ति परोपकार है, दया के भाव है। जब तक शायद हम में ये नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम संतुष्ट और सुखी हो पाएंगे। जीवन को चलाना और जीना एक बात है, पर उसे संतुष्टि से, शांति से, सच्चे दिल से जी कर जाना, दूसरों के दिल में, असली जीना वो है। खुद के लिए हम बहुत जीते हैं, पर दूसरों के लिए जो जी गया, असल में वही जीना है। परोपकार कीजिए जितना हो सके, सबसे बड़ा धन यही है। यही है आपके पुण्य की कमाई, जो सच में हमारे साथ जानी है। हमने कोई बोरियां भर के नहीं ले जानी, सबको पता है। मैं जानती हूँ आप सबको पता है। आपको ये कई लोगों को मेरी बातें भाषण लग रही होंगी, सच में लगता है हमें, पर सच्चाई है, चाहे कड़वी है। बदलिए। शायद हमने अगर वक्त पे खुद को बदला होता ना, तो ये कोरोना हम पर इतना हावी ना होता। ये जो बाहरी ताकतें, ये महामारियां हम पर हावी हैं, तो कहीं तो कोई कमी रह रही है। जो बाहरी ताकतें हम पर अपना हुक्म चला लेती, हमें दबा लेती हैं। कितना कुछ खोया है हमने इन दिनों में। अगर अब हम अभी भी ना संभल पाए, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कृपा अपने बच्चों का ही सोच के उनका भविष्य सुरक्षित कीजिए, दुआएं कमाइए और परोपकार के भाव लाइए। इतना ही कहना चाहूँगी। आशा करती हूँ ये 2 कहानियाँ जो गोविंद शर्मा जी ने आपके लिए लिखी हैं, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं उनकी, बहुत लाऊंगी मैं आपके पास। साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकारों से आपको मिलवाऊंगी। अब जब रूबरू हो ही गए हैं, तो दूरी किस बात की। इस साहित्य से ही रूबरू हो करवाने के लिए बैठी हूँ मैं आपको। इसको खत्म मत होने दीजिए। ये प्रयास हैं हमारे साहित्यकारों के, इनको व्यर्थ मत जाने दीजिए। चलती हूँ इसी आशा के साथ, आप मुझे सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे ये भाव, मेरे ये प्रयास सब तक पहुँच सके। धन्यवाद।